नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा पीबीबी का क्रैश कोर्स का पहला सेशन है। मैं आपको थोड़ा क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं, आखिर ये कोर्स क्यों लाया गया है आपके लिए। देखिए दोस्तों, चूंकि एग्जाम का समय बहुत कम समय रह गया है, एग्जामिनेशन में लगभग 1.5 महीने रह गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है कि अभी एक ऐसा कोर्स को डिज़ाइन किया जाए ताकि आपको एकदम पिन पॉइंटेड कंटेंट मिले, जो कि कम समय में जितना आप पढ़ लें ताकि आपको निश्चित रूप से 50 मार्क्स तो आ ही जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों डेली बेसिस पे आपको मैं थ्योरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद थ्योरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, थ्योरी पीडीएफ वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये मॉर्निंग में प्रोवाइड किया जाएगा और इवनिंग में दोस्तों आपको ये थ्योरी पीडीएफ को पढ़ना है। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको वीडियो और पीडीएफ कवर करने में। इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर, ओके, क्योंकि पीडीएफ को इस तरह बनाया गया, एकदम पॉइंट वाइज सब पॉइंट लिखा गया है ताकि आप जल्दी से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। और जब आप थ्योरी पीडीएफ और वीडियो को कवर कर लेंगे, फिर शाम में आपको एमसीक्यूज मिलेगा, उसी चीज़ पे एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा और दोस्तों आपको क्विज भी करवाया जाएगा। एमसीक्यू पीडीएफ भी मिलेगा, एमसीक्यू वीडियो भी मिलेगा। मान लीजिए कि किस प्रकार का सवाल बन सकता है उस पार्टिकुलर चैप्टर से, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो, वो दोनों कवर होगा एमसीक्यू वीडियो में। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप केवल वीडियो ही देख लीजिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। और प्रैक्टिस के लिए आपको दोस्तों ऑनलाइन क्विज करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये डेली बेसिस पे करवाया जाएगा अगले 1.5 महीना तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ये करवाया जाएगा। यही हमारा क्रैश कोर्स का एसेंस है। ऑलरेडी हमने INIFS का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, मॉड्यूल ए लगभग कंप्लीशन पे है और आज हम लोग पीबीबी के क्रैश कोर्स को शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आप यदि इनरोल होना चाहते हैं, इट कॉस्ट ओनली ₹200 एंड इफ यू वांट टू इनरोल यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। यानी तो दोस्तों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही यूजफुल है। आपको थ्योरी पीडीएफ, आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इस क्रैश कोर्स में उतना ही फॉलो करना है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, लास्ट 1 महीना रह गया, लास्ट 1.5 महीना रह गया है। तो निश्चित रूप से आप क्रैश कोर्स का हेल्प ले। इसको डिजाइन ही किया गया इस तरह, हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल का, उसको हम यूज करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। यदि आप इतना कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपका 50 मार्क्स तो सिक्योर्ड है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज अपने पहले क्रैश कोर्स के यूनिट नंबर 1 को, जो कि बेस्ड है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को। चलिए दोस्तों, एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग फंक्शन की। देखिए दोस्तों, बैंक जो है एक तरह का मनी मैनेजर होते हैं। बैंक आपके पैसा को लेते हैं, यानी आपके डिपॉजिट्स को लेते हैं और उसको यूज करते हैं लोन देने के लिए या अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि बैंक आपको एक सेफ प्लेस चाहिए वैल्यूएबल्स के लिए, तो बैंक आपको कवर करता है सेफ डिपॉजिट बॉक्स के। आपको बिल पे करना है तो फिर उस केस में भी बैंक वही काम कर सकता है। फिर दोस्तों, जैसे आपने डेबिट कार्ड को यूज़ किया तो एक बेसिक कनेक्शन है। आपको घर के लिए लोन चाहिए तो एक डीपर रिलेशनशिप है। तो वही कहा जा रहा है कि जो रिलेशनशिप है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सर्विस आपने यूज़ किया। आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया तो बेसिक कनेक्शन है, ठीक है। अब देखिए ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। ऑफिशियल डेफिनेशन लॉ कहता है कि बैंकिंग का मतलब यही हुआ कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और उसको यूज़ करें लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए आगे देखिए, आपका जो पैसा है, फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट टू बी कंसिडर्ड अ बैंक। तो योर मनी मेक्स मनी। एक बैंक जो है आपके डिपॉजिट को ही होल्ड नहीं कर सकती, उसको डिपॉजिट को यूज करना है ताकि वो दूसरे को लैंड कर सके या लोन दे सके या इन्वेस्ट कर सके, पैसा ग्रो कर सके। तो वो केवल चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए यूज नहीं करती पैसे को, जिसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करती। देखिए लिखा हुआ नॉट ट्रेडिंग, या फैक्ट्री को रन करने के लिए यूज नहीं करती, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर दोस्तों ये ओपन है सभी के लिए, इट इज़ ओपन टू ऑल। बैंक जो है डिपॉजिट ले सकती है किसी भी चीज़, किसी भी आदमी से, ठीक है। कोई जनरल सेलेक्टेड ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि कैश ओनली। आप जैसे कार या फर्नीचर डिपॉजिट नहीं कर सकते। बैंक क्या डिपॉजिट करवाएगी, केवल कैश डिपॉजिट करवाएगी। फिर दोस्तों एक प्रॉपर कंपनी होना, बैंक को रजिस्टर होना चाहिए ऑफिशियल कंपनी में, जो कि कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रही है। वही कहा जा रहा है कि वनी कंपनी फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट कैन बी बैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम रिस्ट्रिक्शन। क्या मतलब हुआ कि मतलब मनी लेंडर्स जो है, अच्छा, डोंट ट्राई टू ट्रिक पीपल। रियल बैंक में जो है बैंक नाम जरूर रहेगा, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग कंपनी जो है बैंक यूज़ नहीं कर सकती, बैंकर यूज़ नहीं कर सकती, बैंकिंग कंपनी वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। अब देखिए मनी लेंडर जो होते हैं ना, इंडिविजुअल होते हैं जो कि अपना कैश को लेंड करते हैं, जबकि बैंक जो है जो पैसा बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट किया है उस पैसे को लैंड करते हैं। तो यही डिफरेंस है मनी लेंडर और बैंक के बीच में, ठीक है।
मनी लेंडर के पास जो अपना कैश होता है, अपने पास जो अपना जो पूंजी होता है उसे वो देते हैं, जबकि बैंक जो है जो डिपॉजिट्स होता है उसको इन्वेस्ट करती है या लोन में देती है। फिर यदि हम बात करें एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक की, तो दोस्तों सभी लोग वेलकम है। एक बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता केवल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल से, उसको वो सभी पब्लिक के लिए ओपन है, ठीक है, ये चीज़ बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज़, यानी कि आपके पैसे को काम पे लगाना। जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं वो आइडल्स बैठता नहीं है, बैंक उसे यूज़ करती है ताकि दूसरे को लोन दे सके या उसे इन्वेस्ट कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको अपने लिए नहीं रखती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेटिंग योर मनी बैक, आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं बैंक से। तो डिपॉजिट या तो डिमांड पे अवेलेबल होगा, जैसे कि हमारा डिमांड पे जैसे एटीएम हो गया, ठीक है, या नहीं तो आपके एक फिक्स पीरियड के बाद मिलेगा आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे एग्जांपल हो गया एफडी हो गया, आरडी हो गया, टर्म डिपॉजिट इसको बोलते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडिशनल बैंकिंग सर्विस, आइए बात करते हैं एडिशनल बैंकिंग सर्विस की। तो बैंक को ये श्योर करना है कि आप जो है आसानी से अपना पैसा बाहर निकाल सके जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो वो क्या करती है, वो चेक ऑफर करती है, ड्राफ्ट ऑफर करती है, ऑथराइज मेथड डेबिट कार्ड ऑफर करती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बियॉन्ड लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों बैंक लैंडिंग और इन्वेस्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ करती है, तो आपको हेल्प कर सकती है किस चीज़ में, तो आपको हेल्प कर सकती है, आगे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन चीज़ में बैंक हेल्प करती है। सबसे पहला है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग मतलब कि आपको कैश चाहिए इससे पहले कि बिल ड्यू हो रहा है, तो बैंक जो है कभी कभी आपको एडवांस भी दे देती है। चेक एंड बिल कलेक्शन मतलब कि आपको पेमेंट को हैंडल करने के लिए बैंक जो है चेक कलेक्ट करती है, बिल कलेक्ट करती है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब कि आपको किसी को पैसा भेजना है, ठीक है, तो बैंक हैंडल कर सकती है। फिर नेक्स्ट है सेफ कीपिंग वैल्यूबल्स, यानी दोस्तों बैंक जो है सेफ डिपॉजिट ऑफर करती है ताकि आपके वैल्यूबल को स्टोर कर सके। सेफ डिपॉजिट लॉकर, यानी मैंने आपको बताया ही। फिर है एक्सचेंजिंग करेंसी, मतलब क्या हुआ कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो बैंक आपके पैसे को एक्सचेंज भी कर सकती है। फिर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, तो बैंक जो है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को भी हैंडल करती है, और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करती है, गारंटी भी इशू करती है ताकि श्योर कर सके कि किसी को पेमेंट मिले। फिर यदि मॉडर्न सर्विस की बात करें तो पहला आता है फाइनेंशियल एडवाइस यानी वेल्थ मैनेजमेंट, यानी दोस्तों बैंक आपको यदि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, तो बैंक वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करती है, लोन में हेल्प करती है। बैंक जो है एसेस करती है आपके बिजनेस आइडिया को, यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल। तीसरा होता है हमारा टेक केयर ऑफ स्टेट, बैंक एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है, ट्रस्टी की तरह काम करती है। और फाइनली आता है टैक्स कलेक्शन, यानी बैंक जो है हेल्प करती है टैक्स कलेक्ट करने में। फिर आइए हम लोग बात करते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को अगले स्लाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे बेसिक बैंकिंग के लिए। दोस्तों आपको वही मिलेगा जो आप यूज़ करेंगे, जितना क्लोजर आपका रिलेशनशिप रहेगा बैंक के साथ उतना ही सर्विस आप यूज़ करेंगे। जैसे आप ATM यूज़ करते हैं तो बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको घर के लिए लोन चाहिए तो बैंक को आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो वही कहा जा रहा है कि जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है बैंक और कस्टमर के बीच में वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सर्विस आप कस्टमर यूज़ कर रहा है। यदि ATM यूज़ कर रहा है तो हल्का सा जानकारी इस काम से लगेगा, लेकिन लोन ले रहा है तो बहुत सारा जानकारी चाहिए। फिर कस्टमर कौन होता है, हु इज अ कस्टमर, इसको समझिए। तो बैंक कस्टमर वो आदमी होता है जिसका के पास बैंक अकाउंट होता है। तो कितना लंबा समय तक आपके पास है ये, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैंक के रूल क्या कर रहे हैं। तो लीगली डिफाइंड नहीं है। बैंक कस्टमर जनरली समवन हु हैज अकाउंट विद द बैंक, देयर विल बी पास लीगल कंसीडरेशन रिगार्डिंग हाउ लॉन्ग एन अकाउंट मस्ट बी मेंटेन। अब बात करते हैं KYC कस्टमर डेफिनेशन की, समझिए। दोस्तों बैंक को जानकारी चाहिए कि इसका कस्टमर कौन है, ठीक है, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग को या दूसरे सस्पिशियस एक्टिविटी को रोक सके। तो दोस्तों अब देखिए बैंक किसे कंसीडर करती है कस्टमर अकॉर्डिंग टू KYC, उसे समझिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला है कि अकाउंट होना चाहिए। तो इसके अंदर किसी कोई भी हो सकता है कस्टमर जिसके पास बैंक अकाउंट हो, चाहे वो चेक अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। उसके बाद दोस्तों द पर्सन इन द चार्ज, यानी मान लीजिए कि कोई और ही अकाउंट यूज कर रहा है लेकिन बैंक जानना चाहेगी कि रियल ऑनर कौन है, यानी बेनिफिशियल ऑनर कौन है। फिर तीसरा पॉइंट है कि यदि लॉयर या अकाउंटेंट जो है पैसा को मूव कर रहा है आपके बिहाफ में, तो बैंक उसके बारे में भी जानना चाहेगी। सो बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजेक्शन कनेक्टेड बाय द लीगल प्रोफेशनल, तो उसके बारे में बैंक जानना चाहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि यदि आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसा, हाई ट्रांजैक्शन जो है, आप बहुत ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेगी ये श्योर करने के लिए कि सभी चीज़ें सही हों, ठीक है, जैसे लार्ज वायर ट्रांसफ़र हो, हाई वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट हो, इस केस में। फिर दोस्तों PMLA 2022 की बात करें तो पहला पॉइंट है एनीवन डीलिंग विथ मनी। तो PMLA का जो लॉ है उसके नज़र में बैंक कस्टमर कैसा कोई आदमी होता है जो कि किसी तरह का फाइनेंशियल बिजनेस करता है बैंक के साथ। इसमें हो सकता है चेक डिपॉजिट करना हुआ, लोन मिलना हुआ, या मान लीजिए कि पैसा ही ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा।
अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि एक्टिंग फॉर अदर, यानी चाहे मान लीजिए कि आप किसी और के पैसे को ही क्यों ना हैंडल कर रहे हो बैंक पे, जैसे मान लीजिए कि अपने फादर के लिए बिल को पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कस्टमर माना जाएगा PMLA के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है बियॉन्ड पीपल। क्या मतलब हुआ कि बैंक के पास कस्टमर भी हो सकते हैं जो कि पीपल ना हो, जैसे बिजनेस हो गया, कंपनीज हो गई, लीगल एंटिटीज़ हो गई, ठीक है, ये सभी कस्टमर माना जाते हैं PMLA के अंदर यदि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक के साथ। समझ में आया? चलिए अब बैंक कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं। दोस्तों दो मेन तरह के बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप वेदर यू आर पुटिंग मनी इन द बैंक और टेकिंग मनी आउट, मतलब डिपेंड किस बात पे करता है कि आप पैसा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिटर डेटर क्रेडिटर डिपॉजिट है। तो समझिए कि आप लेंडर हैं, इसको एग्जांपल से समझिए, आप समझिए कि लेंडर हैं और बैंक जो है वो क्या है, बोरोवर है, ठीक है। तो जब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे ना तो बैंक जो है वो पैसा उधार ले लेगी आपसे, ठीक है। तो आप जो है क्रेडिटर हो जाएंगे, यू बिकम द क्रेडिटर, राइट, आप क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने लोन दिया, फिर बैंक जो है आपके पैसे को यूज़ कर सकती है लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको आप जो है पैसा वापस भी मांग सकते हैं। तो मान लीजिए ATM के माध्यम से, चेक के माध्यम से, बैंक आवर में कोई गारंटेड प्रोटेक्शन नहीं है आपके डिपॉजिट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बैंक जनरली सेफ होती है। बैंक को आपका पैसा रिटर्न करना है विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम आफ्टर यू आस्क, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डिपॉजिट। तो वही होता है हमारा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो इस केस में बैंक जो है डेटर है, कस्टमर जो है क्रेडिटर है जब भी पैसा जमा होता है। तो अब जरा हम बात करते हैं क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप। तो बोरोवर बैंक, तो दोस्तों यहाँ पे फ्लिप्ड है, आप बोरोवर हैं और बैंक लेंडर है। आपने लोन लिया मान लीजिए, तो बैंक आपको पैसा दी, तो इसीलिए आपका बैंक पे उधार है, तो इसीलिए दोस्तों आप क्या हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे, ठीक है, और बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। तो आपको जो है कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि कार टाइटल या हाउस टाइटल एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन इन केस यू कांट रीपे, ठीक है। तो कस्टमर क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं लोन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बैंक एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप अपने ट्रेजर्स को सेफ रखिए। तो मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को यूज़ करते हैं वैल्यूएबल्स के लिए या स्टॉक के लिए और बॉन्ड के लिए, तो बैंक उस केस में ट्रस्टी की तरह काम करती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इफ़ यू यूज़ अ सेफ डिपॉजिट बॉक्स फॉर वैल्यूएबल और स्टॉक एंड बॉन्ड, द बैंक एक्ट्स लाइक अ ट्रस्टी। वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसको सेफ रखने के लिए, राइट। अब जरा बात करते हैं मनी विथ अ पर्पस। तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपने कार के लिए सेविंग किया और उस पैसे को बैंक में जमा किया, जब तक आप कार नहीं खरीद लेते तो बैंक जो है उस पैसे को ट्रस्टी की तरह होल्ड करेगी, ये श्योर करेगी कि इसको यूज़ किया जाए जिसके लिए आप पर्पस फुलफिल हो, ठीक है। तो दो केस मैंने आपको बताया कि यदि आप सेफ डिपॉजिट बॉक्स को यूज़ करते हैं अपने वैल्यूएबल या स्टॉक को रखने के लिए, तो बैंक उस केस में ट्रस्टी की तरह काम करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे सेफ रखना। और दूसरा क्या बताया आपको, डिपॉजिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी आपने जो है कार के लिए सेविंग किया और डिपॉजिट किया बैंक में पैसे को, जब तक आप कार खरीद नहीं लेते तो बैंक उस पैसे को होल्ड करेगी ट्रस्टी के रूप में। तो ये दो चीज़ समझ में आई, बैंक एक्टिंग लाइक अ ट्रस्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, एडिशनल बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेफ, देखिए यहाँ पे बेली बेलर रिलेशनशिप बताया जा रहा है, इसको हम लोग सेफ कीपर फॉर हायर बोलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक वॉच है, एक फैंसी वॉच है, आपने क्या किया, इस फैंसी वॉच को अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। तो ये फैंसी वॉच है, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो फ्रेंड को कहा जाएगा बेली, ठीक है। आपने सेफ कीपिंग के लिए अपने दोस्त को दे दिया वॉच। तो बैंक यहाँ पे बेली बैंक होती है, तो बैंक की यानी बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके वैल्यूएबल्स को, आपके वॉच का ध्यान रखे। यदि बैंक आपके स्टफ़ को लूज कर देगा, खो देगा आप केयरलेसनेस के कारण, तो वो लायबल होगा कि वो पैसा वापस आपको देगा। तो बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर वैल्यूएबल को डिपॉजिट करते हैं सेफ कीपिंग के लिए, तो बैंक बेली हो जाती है, यानी कस्टडियन हो जाती है, जो कि उसके केयर का ध्यान रखती है। फिर नेक्स्ट है हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पैसा भेजना है, बिल पे करना है या पैसा भेजना है, उसके लिए हेल्प चाहिए, तो बैंक आपके एजेंट की तरह काम करेगा, जैसे असिस्टेंट हैंडलिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो एजेंसी ख़त्म होगी जब आप जो है आपका जो एजेंसी एंड व्हेन यू डाई, वो लिखा है ना कि एजेंसी जैसे जैसे कस्टमर का डेथ हो जाता है, एजेंसी ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि या तो डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, या जो है हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, हमने बिल पेमेंट कर दिया, हमने पैसा भेज दिया, यही टास्क था, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है।
मैंने आपको एजेंसी और प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जांपल बताया। इस केस में बैंक एजेंट है, आप प्रिंसिपल हैं, जैसे बिल कलेक्शन हुआ, रेमिटेंस हुआ, बिल पेमेंट हुआ, ये सभी केस में। और साथ ही साथ एक और पॉइंट बताया कि डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे और टास्क कंप्लीशन पे एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। फिर हम बात करें बैंक एज लेसर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है कि एग्जांपल के तौर पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लॉकर को रेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लेसर और लेसी का कंसेप्ट आता है। तो जब भी आप किसी सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि आप स्टोरेज स्पेस को रेंट कर रहे हैं किसी लैंडलॉर्ड से, तो लैंडलॉर्ड कहलाएगा लेसर, ठीक है, और आप जो है क्या कहलाएंगे, लेसी कहलाएंगे, यानी कि आप रेंटर हैं। फिर दोस्तों सभी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि आपके स्टाफ के साथ क्या हो रहा है। और जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया या फ्लड आ गया, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। यदि आप अपने आप चाबी भूल गए या अपने कॉम्बिनेशन को भूल गए तो बैंक लायबल नहीं होगी, लेकिन उसको जो है लॉकर सिस्टम को रखना है, बिल्ड करना है रीजनेबली इन गुड शेप। एजेंट प्रिंसिपल को मैंने आपको समझाया कि यदि आपको मान लीजिए बिल पे करना है या पैसा भेजना है तो बैंक आपके एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा बिल कलेक्शन में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। तो एजेंसी तब खत्म हो जाता है जब पर्सन की मृत्यु हो जाए, या वो आप इंसॉल्वेंट हो जाए, या आप बिल पे ना कर पाए, या टास्क हो गया यानी आप बिल आपने पे कर दिया, तो एजेंट जो है खुद ब खुद क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर देखिए उसके बाद है हमारा लेसर और ये सेफ डिपॉजिट लॉकर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हो सकता है कि अगले स्लाइड में इसके यहाँ देखिए बैंक एज ए लेसर। तो लेसर में मतलब क्या होता है कि सेफ डिपॉजिट लॉकर इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो जैसे मान लीजिए कि जब आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट करते हैं तो आपने क्या किया कि एक स्टोरेज स्पेस को रेंट किया है एक लैंडलॉर्ड से यानी लेसर से, तो आप लेसी कहलाएंगे और वो लैंडलॉर्ड लेसर कहलाएगा। उसके बाद बैंक जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि आपके स्टफ के साथ क्या होगा। मैंने आपको बताया था जैसे अर्थक्वेक हो सकता है, यदि आप मान लीजिए चाबी भूल जाएं या कॉम्बिनेशन भूल जाएं तो बैंक लायबल नहीं होगी और बैंक को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए किसी केस में कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा तो यहाँ देखिए लिखा गया है फायर, थेफ्ट, स्टाफ फ्रॉड और अप टू 100 टाइम्स द एनुअल लॉकर रेंट, ठीक है। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ सभी फैक्ट को। देखिए सबसे पहला क्या है कि सेविंग मनी यानी डिपॉजिट है, तो आपने डिपॉजिट किया मनी में, बैंक जो है उधार लिए आपसे, तो उस केस में हमारा रिलेशनशिप होता है डेटर क्रेडिटर का। फिर लोन जब आप लेते हैं तो आपने उधार लिया है तो कस्टमर ने उधार लिया है तो बैंक क्रेडिटर होती है और ये जो हमारा डेटर होता है कस्टमर डेटर होता है। सेफ कस्टडी है तो बैंक आपके सेफ वैल्यूबल को सेफ रखता है, लेकिन सभी चीज़ों के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो इसमें बेली बेलर का रिलेशनशिप होता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर है तो दोस्तों सेफ डिपॉजिट लॉकर है तो वहाँ पे भी लेसर लेसी का कंसेप्ट आता है। फिर बात करते हैं हम लोग बिल कलेक्शन की। तो वहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का काम करता है। बैंक एजेंट होता है, कस्टमर प्रिंसिपल होता है। ड्राफ्ट इशू करना है तो डेटर क्रेडिटर का काम होगा। ड्राफ्ट कलेक्ट करना है तो उस केस में ट्रस्टी बेनिफिशियरी का होगा। प्लेजी है तो पॉनर पॉनी होगा। मॉर्टगेज है तो मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी होगा। तो उसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके आगे और लग रहा है। जो जैसे एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ, जैसे देखिए प्लेज है, ठीक है। तो प्लेज में क्या होता है कि जैसे आप कुछ गिरवी रखते हैं, आप सोना गिरवी रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप सोना दे रहे हैं ना, तो इसलिए आपके नाम के आगे अर लगेगा। जो भी चीज प्रोवाइड करेगा उसके आगे अर लगेगा। और बैंक सोना आपसे ले रही है तो बैंक के सामने ई लगेगा। ये बातें समझ में आई? सबसे सिंपल तरीका याद रखने का। मॉर्टगेज के केस में देखिए, मॉर्टगेज के केस में आप अपना घर गिरवी रखते हैं तो यहाँ पे जो आदमी गिरवी रखता है उसके आगे अर लगेगा। तो कस्टमर गिरवी रखता है तो मॉर्टगेजर होगा और बैंक के आगे मॉर्टगेजी होगा। तो इस तरह आपको याद रखते, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जो ये काम प्रोवाइड कर रहा है उसके आगे अर लगेगा और जिसे ये फैसिलिटी मिल रही है उसके आगे ई लगेगा, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में दोस्तों बैंक जो है कस्टमर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, एजेंट प्रिंसिपल होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में एजेंट प्रिंसिपल होगा। अनडिपोज फंड में ट्रस्टी बेनिफिशियरी होगा। बैंक फंड तब तक होल्ड करेगी जब तक इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। लॉस्ट आर्टिकल में भी ट्रस्टी बेनिफिशियरी होगा। शेयर सेल में एजेंट प्रिंसिपल होगा। हाइपोथिकेशन में हाइपोथिकेटर और हाइपोथिकेटी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों, एक सवाल फिक्स है यहाँ से, इसको जरूर देख के जाइए अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक का डिपॉजिट प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होता है। पहला पॉइंट आता है सर्विसेज एंड अर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप पैसा बैंक में डालते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगी। दोस्तों दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है हमारा इजी एक्सेस अकाउंट, जिसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना पैसा तुरंत मिल जाएगा। और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट।
ठीक है, तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। फिर मर्चेंट बैंकिंग में क्या होता है, तो दोस्तों देखिए ये एक फैंसी तरीका ये कहने का कि बैंक जो है कंपनीज को हेल्प करती है इन्वेस्टर से पैसा वापस लेने में। तो बैंक जो है लोगों को पैसा इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करती है जिसको सही में पैसा चाहिए, और बैंक हेल्प करती है कंपनी को पैसा रेज करने का प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? एक होता है पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO या FPO बोलते हैं। जब कंपनी अपना पहला स्टॉक जो है पब्लिक को बेचती है उसको IPO कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी अप्रूवल में मतलब कि आपको रेगुलेटर से अप्रूवल चाहिए। दूसरा है प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन, मतलब क्या होता है कि आप जो है डॉक्यूमेंट को एक साथ रख रहे हैं, कंपनी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जो नेक्स्ट होता है हमारा अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब कि आप गारंटी कर रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक को आप बेचेंगे। फिर उसके बाद आता है सेलेक्टिंग ब्रोकर, बैंकर एंड लीगल प्रोफेशनल, यानी आप राइट पीपल को फाइंड कर रहे हैं जो आपको हेल्प कर सके। फिर अगला आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आप स्टॉक ऑफरिंग को मार्केटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आप स्टॉक को लिस्टेड करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे और इन्वेस्टर को अपडेट रखेंगे प्रोसेस में। तो ये बैंक कंपनी को हेल्प करती है। ये पूरा का पूरा पैसा रेज करने का प्रोसेस है। तो IPO हुआ, फिर अप्रूवल मिला रेगुलेटर से यानी सेबी से, हम डॉक्यूमेंट को एक साथ रखें जबकि कंपनी को एक्सप्लेन कर प्रोस्पेक्टस डाले। फिर अंडर राइटिंग हुआ। अंडर राइटिंग का मतलब कि हम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक को गारंटी करते हैं बेचना, और फिर ब्रोकर फाइंड करना, लॉयर फाइंड करना, फिर मार्केट करना, एडवर्टाइज करना, ये सभी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको लीज फाइनेंसिंग थोड़ा समझाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है लीज फाइनेंसिंग का, समझिए जैसे कि आप कार को रेंट पे ले रहे हैं या लेकिन बड़े चीज़ों के लिए बिजनेस के मशीनरी चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो कैसे ये काम करता है वो समझिए। पहला होता है हमारा लेसर रेंट करेगा और लेसी यूज करेगा। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है, तो ये जो कंपनी है ना ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा लेसर। कंपनी क्या कहलाएगी? लेसर कहलाएगी। और जो कि जिसके पास एक फैंसी मशीन है, बहुत अच्छा मशीन है इसके पास, इस लेसी के पास, वो जो इसको लीज पे डालता है। किस पे डालता है? लीज पे डालता है दूसरे कंपनी को जो कि लेसी है। एक दूसरी कंपनी है, मान लीजिए कंपनी नंबर B है, वो क्या है? लेसी है। मान लीजिए 5 साल के लिए डाला लीज पर, ठीक है, फॉर इन एक्सचेंज फॉर मंथली पेमेंट, मंथली उसे पेमेंट मिलेगा। अब देखिए दोनों साइड को क्या बेनिफिट है वो समझिए। देखिए जो लेसर है उसको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, लेसर विल गेट टैक्स एडवांटेज, क्योंकि वो स्लोली जो है कॉस्ट ऑफ मशीन को राइट ऑफ कर सकता है, यानी डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर सकता है, और लेसी मशीन को यूज कर पा रहा है बिना किसी ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट का, और वो लीज पेमेंट को बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकता है अपने टैक्सेस में। समझ में आ रहा है? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अरेंजमेंट की बात करते हैं। बेनिफिट तो आपने समझ लिया। अब देखिए एक पॉइंट समझिए कि लेसर जो है वो रेंट कर सकता है नए इक्विपमेंट को, या वो खरीद सकता है यूज्ड इक्विपमेंट को किसी और से और फिर उसको लीज कर सकता है। ये भी तो हो सकता है कि या तो नया इक्विपमेंट खरीदे या जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसको लीज करे। ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब देखिए ऑनरशिप स्टेट का मतलब समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लीज खत्म हो जाएगा तो लेसी जो है मशीन को नहीं खरीदा है, वो जो उसको रिटर्न करना पड़ेगा लेसर को। यही कह रहा है ऑनरशिप के बारे में। ये बातें समझ में आई? अब देखिए उसके बाद समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है लीज फाइनेंसिंग का, किसके लिए? लेसी के लिए। तो लेसी के लिए क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पहले मैं आपको प्रोज बताता हूँ यानी एडवांटेज बताता हूँ। तो लीजिंग के कारण क्या होता है कि आप इक्विपमेंट को बिना किसी बिग डाउन पेमेंट का यूज कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है टैक्स ब्रेक। टैक्स बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जो लीज पेमेंट आप करते हैं ना उसको आप अपने बिजनेस के टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टैक्स बिल कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लीजेज होते हैं ना वो आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेब्ट के रूप में शो नहीं होते हैं, ताकि इस तरह क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गर दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है यानी DER जो है ये अफेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद एक और एडवांटेज है कि लीजिंग के कारण जो है आपका जो क्षमता है लोन लेने का फ्यूचर में वो इफेक्ट नहीं होता, यानी आपका जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको इफेक्ट नहीं करता। ये सभी तो हमारे एडवांटेज हो गए। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ऑनरशिप नहीं है। जैसे ही लीज खत्म होगा तो आपने इक्विपमेंट नहीं खरीदा है तो आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा लेसर को। और दूसरा है लिमिटेड यूजेज। तो दोस्तों लेसर जो है हो सकता है कि रूल्स हो कि कैसे आप इक्विपमेंट को यूज करेंगे। तो ये चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया कि लीज क्या होता है। अब जरा मैं प्लास्टिक मनी को थोड़ा समझाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले प्लास्टिक मनी का मतलब कि क्रेडिट कार्ड हो गया जिसके थ्रू आप बिना कैश कैरी किए पे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है चार्ज कार्ड। व्हाट इज अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं चार्ज कार्ड क्या होता है। समझिए कि एक तरह का प्रीपेड कार्ड है। चार्ज कार्ड इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड कार्ड, जहाँ पे आप इंटायर बिल को 1 महीना में पे करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है। इट रिक्वायर फुल पेमेंट अपॉन मंथली स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये एक प्रीपेड क्रेडिट कार्ड होता है। आप इंटायर बिल को हर 1 महीना पे करते हैं। लेकिन दोस्तों एक यूजुअली हाई एनुअल फी है। देयर इज़ अ हाई एनुअल फी बट नो इंटरेस्ट चार्ज।
ठीक है, कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। तो लेट पेमेंट फ़ी हो सकता है। लेट पेमेंट फ़ी क्या होता है? अप्लाई होता है। नो प्रीसेट स्पेंडिंग लिमिट। तो ये तो हमारा हो गया चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड की यदि हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड आपको अलाउ करता है कि आप मनी बोरो कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। आपको एक मंथली स्टेटमेंट मिलेगा, लेकिन आप यदि उसको फुल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आप मिनिमम अमाउंट जो है ड्यू हर एक महीना उतना पे कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है क्विकली ऐड होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू हर एक महीना पे करें। जो अनपेड बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और डेबिट कार्ड एक तरह का वर्चुअल चेक कार्ड की तरह काम करता है। ये पैसा जो है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से आता है। जब आप उसे यूज करेंगे कोई इंटरेस्ट या फी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप जो है जितना आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। यदि प्लास्टिक कार्ड के टाइप्स की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, चार्ज कार्ड में बताया। जैसे कि प्रीपेड क्रेडिट कार्ड होता है, आपको इंटायर बिल हर एक महीना पे करना है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों यूजुअली क्या होता है, एक हाई एनुअल फी होता है, कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होता है। तो ये तो हमारा चार्ज कार्ड हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आप पैसा बोरो कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, आपको मंथली स्टेटमेंट मिलेगा। डेबिट कार्ड मैंने बताया। अच्छा देखिए को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है। ये कार्ड एक तरह का टीम एफर्ट है स्टोर और क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच में, यानी जो रिटेलर होते हैं ना और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, इनके बीच का जो टीम एफर्ट के कारण को ब्रांडेड कार्ड आया है। तो बेसिकली आप उसे रेगुलर क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा रिवार्ड या डिस्काउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टोर में जिसने पार्टनर किया है क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज के बारे में समझाता हूँ। देखिए इसमें पॉइंट समझाया जा रहा है कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल रेमिटेंस सर्विस बोलते हैं, आज कॉमन कम हो गया है। जैसे डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पे ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो बेसिकली इमेजिन कीजिए कि आप बैंक ने एक चेक ग्रांट किया। तो ये आजकल के समय में लेस कॉमन है, क्योंकि ये सिक्योर तरीका है पैसा भेजने का जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो। फिर एक आता है हमारा एमटी यानी कि मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो ये ओल्डर तरीका था पैसा भेजने का। ठीक है, तो आप ये उसके बाद नेक्स्ट था हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी। आज के समय में जो न्यू तरीका है उसमें आता है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। ठीक है, तो ये सभी तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करने का बैंक अकाउंट के बीच में। फिर एक आता है एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। ये एक सिस्टम होता है बल्क पेमेंट का, जैसे सैलरी होता है या बिल पेमेंट हुआ। अब देखिए सरकार का क्या क्या कौन कौन सा स्कीम है बैंक के माध्यम से। तो सरकार जो है बहुत सारा गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम ऑफर करती है बैंक के माध्यम से रिटायरमेंट सेविंग का। जैसे मान लीजिए पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हो गया, फिर SC/SS है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया। तो बैंक जो है गवर्नमेंट बॉन्ड भी बेचती है या प्रोग्राम बेचती है ताकि गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि बैंक एज वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन, बैंक एज वन स्टॉप फाइनेंशियल शॉप। तो देखिए एक पॉइंट समझिए कि बैंक जो है ज़्यादा सर्विस ऑफर कर रही है जस्ट देन सेविंग योर मनी एंड गिविंग आउट लोन। मतलब एक तो हो गया कि पैसा आपने डिपॉजिट किया, आपको लोन मिला, लेकिन इसके अलावा भी बैंक जो है ना बहुत सारा सर्विसेज दे रही है। दूसरा पॉइंट है कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंस होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब कि आप बैंक के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस मिलना, सब कुछ एक जगह पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोर मनी फॉर बैंक। तो इन सभी एक्स्ट्रा सर्विस को ऑफर करके बैंक जो है ज़्यादा पैसा कमाती है। फिर इन्वेस्टमेंट के लिए विन विन, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए मतलब ये जो कंपनीज है वो ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचती है अपने बैंक के साथ पार्टनर करके। अब मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन सा एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट एक्सेस करना, यानी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, यानी डीमैट अकाउंट से। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे वैल्यूएबल में इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्रोकर के माध्यम से। फिर 3-in-1 अकाउंट, मतलब कुछ अकाउंट कंबाइन करते हैं आपके रेगुलर चेक या सेविंग को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। म्यूचुअल फंड का ऑप्शन रहता है, फिर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। सो दीज आर द डिफरेंट थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर कन्वीनियंस एंड रेवेन्यू। अब मैं आपको समझाता हूं कि बैंक जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकती है, जैसे ज्वेलरी हुआ या दूसरे वैल्यूएबल चीज़ हुए। फिर दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप मान लीजिए घर खरीद रहे हैं और आपको पैसा सिक्योरली होल्ड करना है जब तक डील क्लोज ना हो जाए, तो बैंक एक तरह का एस्क्रो सर्विस भी प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, होल्डिंग फंड इन द एस्क्रो अकाउंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑन मेड, होल्डिंग डॉक्यूमेंट इन एस्क्रो फॉर जॉइंट कंट्रोल बाय इन्वॉल्व पार्टी। मतलब इफ यू आर बाइंग अ हाउस एंड यू नीड टू होल्ड द मनी सिक्योरली अंटिल द डील क्लोजेज, द बैंक कैन एक्ट लाइक एन एस्क्रो सर्विस। फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, यू कैन सेट अप अ ट्रस्ट विद अ बैंक टू मैनेज योर मनी और प्रॉपर्टी फॉर समवन एल्स बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो बैंक के साथ आप ट्रस्ट भी सेटअप कर सकते हैं। एंड फाइनली फॉर कैरिंग आउट योर विशेज, यदि आपके पास कोई विल है तो बैंक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है, ये श्योर करता है कि आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा पहला यूनिट, सिंपल भाषा में कम समय में मैंने आपको समझा दिया। ये हमारा क्रैश कोर्स का एसेंस है। क्रैश कोर्स में
इसी प्रकार के कंटेंट आपको दिए जाते हैं ताकि कम समय में आपको आउटपुट ज़्यादा हो, सभी चीज़ों को आपको क्लियर हो। अब मैं आपको शाम में इस पे रिलेटेड एमसीक्यूज वीडियो प्रोवाइड करूंगा। यदि आप इस तरह के क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे इस कोर्स पे। प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेट मोर डिटेल। धन्यवाद।